स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे जिसमें बात होगी उपचुनाव के दंगल में प्रत्याशियों के नामों की, जहां पर आपको बता दें इस नामों को लेकर माथापच्ची हो रही है। दरअसल बीजेपी उपचुनाव में सभी सीटें जीत करके लोकसभा में मिली हार के हिसाब को बराबर करने के लिए चुनावी मैदान में है, जिसके लिए बीजेपी ने अभेद्य व्यूह रचना की है, क्योंकि 9 सीटों के सियासी समीकरण को लेकर बीजेपी की चिंता काफी ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 6 सीटों पर सपा से कम वोट मिले थे। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, जिसके चलते सीएम योगी ने खुद कमान संभाल रखी है। जमीनी स्तर पर उतरकर सियासी समीकरण को डिकोड करने में जुटे हुए हैं। शायद इसीलिए जिताऊ प्रत्याशियों को बीजेपी तरजीह जरूर दे रही है। यही कारण है कि प्रत्याशियों के नामों पर लखनऊ दरबार से लेकर के दिल्ली दरबार में मंथन जारी है। माना जा रहा है प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं और कभी भी नामों की घोषणा हो सकती है। अब एक और बीजेपी की फुल प्रूफ प्लानिंग है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव सपा के कुनबे को मजबूत करने कांग्रेस वाली सीटों पर मंथन करने में जुटे हुए हैं। इधर बीएसपी बिल्कुल शांत बैठी हुई है, लेकिन उसकी ये शांति कहीं समुद्र में किसी बड़े तूफान की आशंका तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 7 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बची हुई सीटों पर भी जल्दी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी चुनाव अकेले ही लड़ने का फैसला किया है। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि बीजेपी की सूची कब आती है, यूपी के 2 लड़कों का क्या होता है और बसपा चुनाव में क्या कर पाती है। संवाददाताओं से चर्चा कर ग्राउंड जीरो से पूरा समीकरण जो है समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन इन उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार बहुजन समाज पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रही हैं। हरियाणा चुनाव खत्म होने के बाद अब बसपा का पूरा फोकस यूपी के बाई इलेक्शन पर है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें लगभग 7 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बची हुई 2 सीटों पर भी बहुत जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। इन उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की जद्दोजहद में नजर आती है। बसपा सुप्रीमो मायावती, आकाश आनंद समेत तमाम बसपा के दूसरे सरीखे नेता इन उपचुनाव में पूरा जोर लगाते दिख रहे हैं। हालांकि जो सरगर्मियां भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के हैं, वो बसपा को लेकर के नहीं हैं। बसपा का वोटर पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। बसपा के लिए यही बड़ा चुनावी तिकड़म भी है। उसे आने वाले चुनाव में अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाना होगा और अपने खोए हुए वोटरों को वापस बसपा की तरफ लेकर आना होगा, जिसकी कवायद अगर इन उपचुनावों में शुरू नहीं की गई तो आने वाले 27 के विधानसभा चुनावों में बसपा के लिए मुसीबतें ज्यादा हो जाएंगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो उपचुनाव को लेकर के एक के बाद एक तस्वीरें सामने आती है। कभी सपा को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है, तो कभी बसपा को लेकर के और कभी इंडिया गठबंधन यानी कि सपा और कांग्रेस को लेकर के चर्चाएं तेज होने लगती है। अब इस उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जहां पर अब बारी है बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर के सोच विचार करने की, जिस पर यह अनुमान लगाया जा रहा है, ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि जल्द ही आप बीजेपी की लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है, जिस पर सबकी निगाहें भी जरूर टिकी हुई है कि आखिरकार भाजपा अपनी सूची को लेकर के कब सामने आएंगी। यहाँ पर पूरी तस्वीरें भी अब एक एक करके देखने को मिलेगी। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिरकार उपचुनाव को लेकर के क्या हाल नजर आ रहा है। तो हमारे साथ निकिता सरीन हमारी सहयोगी बनी हुई हैं, मोहम्मद शबाब हमारे साथ बने हुए हैं और रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। निकिता, शुरुआत आप ही से करेंगे।
सबसे पहले आपसे बीजेपी को लेकर के ही अपडेट जानना चाहेंगे। भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि कभी भी सूची जारी कर दिया जाएगा क्योंकि नाम तय है। इसको लेकर के किस तरह की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है? Of Arvind Kejriwal is सबको अब utterly इंतजार है irresponsible as far as भारतीय जनता Prime Minister पार्टी के Modi. जो आप फिलहाल आलोचना करिए, चुनावी आपका मैदान में अधिकार है, उतरेंगे। आप जिस तरीके उनसे निकिता, टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज सही से नहीं मिल पा रही है। आपके पास आएंगे और जानेंगे पूरा समीकरण, जहां बीजेपी की लिस्ट को लेकर के तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आप सभी ग्राउंड जीरो से बने रहिएगा, अभी आपके पास लौटेंगे और पूरा समीकरण समझते नजर आएंगे। और किसको यहाँ पर भाजपा जो है इस बार उन पर भरोसा नहीं जताएगी, वो बता रही हैं हमारी सहयोगी निकिता सरीन। निकिता, क्या कुछ जानकारी ग्राउंड जीरो पर, किस तरह की सुगबुगाहट बीजेपी की लिस्ट को लेकर? आवाज मिल पा रही है जी देखिए, जिस तरीके से बाई इलेक्शंस को लेकर के इस बुगाहट की लगातार सब बात कर रहे हैं, इसी बीच समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतार चुकी है। फाइट यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है, लेकिन जिस तरीके से मेरे सहयोगी शबाब बता रहे थे कि हम बहुजन समाज पार्टी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मायावती खुद ही ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी है, विदाउट एनी सहयोगी दल, विदाउट एनी गठबंधन। और साथ ही साथ यहाँ पर अब अपोजिशन को भी साफ तौर पर इंतजार है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के वो कौन से कैंडिडेट्स होंगे जो एक टफ फाइट इस मैदान में देते हुए नजर आएंगे। तो प्रदेश में होने वाले बाई इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो अब 24 घंटे में कभी भी आ सकती है, यानी कि ये जो 24 घंटे हैं वो बेहद क्रूशियल है। भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह चौधरी स्टेट प्रेसिडेंट को हम सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सब कुछ अब तैयार है, मंथन स्ट्रैटेजी सब कुछ डन है, बस अब इंतजार है तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। जिस तरीके से सोमवार को भी दिल्ली पर इस पर मंथन हुआ है और मंजूरी मिल गई, इसके पहले प्रदेश की कोर कमेटी में सभी सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नाम का पैनल पार्टी के शेष नेतृत्व को भेजा गया था, उसे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र। तो निकिता, क्या उम्मीद की जा सकती है कि आज लिस्ट आ जाएगी बीजेपी की? बिल्कुल, यहाँ पर पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि फिलहाल आज जो लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के एंड से जारी हो सकती है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि घटक दल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक सीट आरएलडी को देने का, यानी मीरापुर सीट आरएलडी को देने का ऐलान जरूर हुआ है। इसी बीच संजय निषाद की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली दरबार की शरण में फिलहाल संजय निषाद भी मौजूद है। दिल्ली में केंद्र भाजपा नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि उनको दरकार है कटहरी और मंजवा सीट पर। जिस तरीके से निषाद पार्टी अध्यक्ष का फोकस है, लगातार 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे हैं। उपचुनाव में कठिन डगर पर फिलहाल वो इस वक्त हैं और साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने से पहले दिल्ली में वो लगातार जुगाड़ भी अपना लगा रहे हैं कि कोई जो सीटें हैं उनकी मांग कर रहे हैं वो उन्हें मिल जाए। साथ ही यूपी बीजेपी नेताओं से ग्रीन सिग्नल ना मिलने पर वो दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली में लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरीके से पूर्व सांसद उनके बेटे प्रवीण निषाद को भी सीट की तलाश है, वो भी गुहार लगा रहे हैं। लास्ट टाइम भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से यहाँ पर लड़ी थी संजय निषाद जो पार्टी है, निषाद पार्टी, लेकिन फिलहाल अब जो पूरा मंथन है, भारतीय जनता पार्टी अब लगभग तय कर चुकी है कि वो कौन से नाम होंगे जो चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। और इन सबके बीच में ये जो 24 जो घंटे हैं वो बेहद क्रूशियल हो सकते हैं, क्योंकि अब जो ये लिस्ट है उस पर पूरा मंथन हो गया है। आज भी देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा है, मोहन भागवत से वो मुलाकात करेंगे क्योंकि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से बैकडोर से सपोर्ट करता आया है। आज भी चुनावी मंथन कहीं ना कहीं जरूर होगा। इस बार सीएम की मौजूदगी भी रही है क्योंकि लोकसभा में कहीं ना कहीं उनसे
नहीं बिल्कुल, और इस पर सारे पूरी तालमेल तस्वीरें और बैठाए पूरे सभी को इसी बात का इंतजार है कि कब प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। आपसे और भी समीकरणों को लेकर के अपडेट लेंगे। मोहम्मद शबाब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। शबाब, क्योंकि बात बीजेपी की अब हो गई है तो अब बसपा पर भी बातचीत कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बसपा देखिए अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। साथ ही साथ बसपा, जैसा कि निकिता ने जानकारी भी दी है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ने का पूरा मन बना चुकी है। बसपा को किसी के साथ गठबंधन नहीं करना है। तो जो पीडीए का फॉर्मूला यहाँ सपा का है, क्या उस पर भी घात लगाने की कोशिश बसपा की समझी जा सकती है? देखिए, असल में ये जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव का है, ये पहले पीडीए का फॉर्मूला मायावती का ही था। पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। कभी ये बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वोटर हुआ करता था, और बहुजन समाज पार्टी की जब भी सरकार स्टेट्स में बनी है, उनमें इन्हीं का बड़ा रोल रहा है। तो कहीं ना कहीं मायावती अखिलेश यादव के उस फॉर्मूले पर काम नहीं करेंगे, बल्कि अखिलेश यादव ने मायावती के उस फॉर्मूले पर काम किया है। बात बहुजन समाज पार्टी की करिए तो आप हरियाणा विधानसभा चुनाव जो हाल फिलहाल का गुजरा है, उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती की जो उम्मीदें थी वो खरी नहीं उतर पाई। बसपा सुप्रीमो ने बहुत मेहनत की, वहां पर आकाश आनंद को लगाया गया, बड़ी मीटिंग्स हुई, बड़ी जनसभाएं मायावती ने खुद की, करीबन आधा दर्जन मायावती ने जनसभाएं की, चौपाल लगाए गए। यानी कि कोशिश ये थी कि कम से कम जो उत्तर प्रदेश में खोई हुई साख है उसे वापस पाया जा सके, और उसे अगर हरियाणा में 10% भी फुलफिल कर लिया गया तो उत्तर प्रदेश में जो खोया हुआ जनाधार है, जो कार्यकर्ताओं में खोई हुई ऊर्जा है, उसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन मायावती के लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वहां पर वो गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, और मायावती के हाल फिलहाल के जितने भी गठबंधन के चुनाव हुए हैं, उनमें उनको बहुत ज्यादा कुछ फायदे का सौदा मिला नहीं। फिर चाहे बिहार में वो एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ी हो, या फिर हरियाणा में जेएमएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ी हो, या फिर दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके। मायावती को इकलौता फायदा जो गठबंधन में आज तक मिला, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला, जब समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। तब मायावती के कोई भी सांसद लोकसभा में नहीं थे, लेकिन उस चुनाव के बाद 10 सांसद लोकसभा में जीते थे मायावती के। उस समय ये बात निकली कि अखिलेश यादव ने जो गठबंधन किया वो उनके लिए फेल साबित हुआ। समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा सांसद भी थे, उससे भी वो कम पे रह गए। तो हालांकि हरियाणा चुनाव के बाद मायावती ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हम कोई भी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अकेले आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? जमीन पर कैडर वोट अब आपके पास बचा नहीं। दलित जो मायावती का सबसे बड़ा वोट बैंक था, वो छिटक चुका है। कुछ भाजपा की तरफ चला गया है, कुछ समाजवादी पार्टी ने पीडीए के तहत काट लिया, और बचा कुचा कांग्रेस ने ले लिया है। मायावती के लिए अकेली चुनौती भाजपा या सपा नहीं है, मायावती के लिए बड़ी चुनौती चंद्रशेखर रावण भी है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण दलितों के बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं, और मायावती को भी इस बात का अंदेशा है। मायावती पार्टी में अपने बाद आकाश आनंद को जिम्मेदारी देना चाहती हैं, और लगातार चौथा चुनाव है जहां पर आकाश आनंद को फुल फ्लैश जिम्मेदारी देकर चुनाव लड़वाया गया। लेकिन नतीजा क्या रहा कि लोग आकाश आनंद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जनसभाओं में भीड़ नहीं जुट रही। तो ये मायावती के लिए भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर दलितों के बड़े नेता के तौर पर मायावती के बाद लोग आकाश आनंद को नहीं पहचानेंगे, तो फिर मुमकिन बात है चंद्रशेखर रावण की तरफ वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा। तो मायावती के लिए बड़ी चिंता है। इन बाईपोल में मायावती ने भले ही 9 में से 7 सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हों, लेकिन अगर मैं खुद आपसे पूछूं कि 7 में एक प्रत्याशी का नाम बता दीजिए, तो आप भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस पर किसी की दिलचस्पी नहीं है। राजनीतिक पंडितों को भी ये लगता है कि मायावती अब अपनी जो जनाधार है वो खो चुकी है। मायावती का जो राजनीतिक दौर था वो जा चुका है। मायावती को हर हाल में अपने चेहरे को बदलना होगा, आकाश आनंद को फुल फ्लैश में जिम्मेदारी देनी होगी, और आकाश आनंद को उन जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करना होगा। तो मायावती कमजोर है, इस बात को सब समझ रहे हैं, लेकिन मायावती इस कमजोरी को खत्म करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन वो लगातार असफल भी हो रही है। चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे। रवि हमारे साथ बने हुए। रवि, किसी के लिए वर्चस्व की लड़ाई है, किसी की साख की लड़ाई है, और किसी के अस्तित्व की लड़ाई है ये उपचुनाव। 10 सीट है, 10 में से 9 पर उपचुनाव हो रहे हैं, और ये 9 सीट काफी कुछ तय करने वाली है भविष्य में। इन 9 सीटों को लेकर के आपके क्या रिपोर्ट, आपके पास किस तरह की रिपोर्ट? देखिए, अगर बड़ी पार्टी के तौर पे बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे, दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पे समाजवादी पार्टी उसके सामने है, और तीसरी पार्टी की अगर बात करें तो मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी बसपा जो है बहुत ज्यादा दूरी में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी सी वापसी जरूर की है लोकसभा चुनाव की बात करें, या अब बात करें जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में। लेकिन रवि, अगर कांग्रेस की वापसी की बात कर ली जाए तो 2 सीट कांग्रेस को सपा ने दिया है, और अब जो खबर ये सामने आ रही है कि उन 2 सीटों पर भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहती है कांग्रेस। इसको लेकर किस तरह की अपडेट? क्या ये खबर पूरी तरह से सत्य है, या फिर ये सिर्फ अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा? देखिए, शुरुआती दौर में जब घोषणा हुई थी उस वक्त 10 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी है वो 5 सीटों की मांग कर रही थी।
जिसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो भी बातचीत हुई है, हालांकि किसी बड़े चेहरे की तरफ से या कोई बयान इसको लेकर सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जरूर बार बार कहती रही कि 5 सीटों पर वो लड़ना चाहती है, जिसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन हालिया अगर हम बयानों की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जरूर एक साफ किया गया कि 2 सीटों को लेकर सहमति बनी, 2 सीटों को देने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। हालांकि जो कांग्रेस है उसकी तरफ से लगातार कम से कम 4 सीटों को लेने की बात कही जा रही थी, फिर 2 सीटों की चर्चाएं हुई, तो उसके बाद फिर 1 सीट और आने लगी सामने, जिसमें कुदरकी और फूलपुर की सीट है। उसको लेकर हालांकि जो समाजवादी पार्टी 2 सीटों से आगे बढ़ने को तैयार रही, जिसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी ने यह तय जरूर किया, जो कि चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी से को लेकर कि कांग्रेस पार्टी की समाजवादी पार्टी अब इन सभी सीटों पर चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी है अब वो अब इस चुनाव के बाद ही तय करेगी कि क्या करना है। फिलहाल समाजवादी पार्टी को लेकर ये जरूर अब चर्चाएं जरूर हो रही, कांग्रेस पार्टी की जो उपचुनाव हो रहा है देश में, उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल पीछे हट रही है और साफ तौर पे जो नतीजे आएंगे उस नतीजों के बाद फिर तय किया जाएगा कि आगे जब उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव होने तो उसको लेकर क्या तय होगा। क्योंकि अगर ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर सभी सीटों पर लड़ती है और अगर वो ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करती तब तो समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन अगर वो सीटें कम ठीक है रवि, ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट के हिसाब से समझा जा सकता है कांग्रेस और सपा को लेकर के पूरी स्थितियां किस तरह से बनती नजर आ रही हैं। निकिता, यहाँ पर बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के कर ली जाए, क्योंकि बार बार सहयोगी रवि भी ये बात साझा करते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर सपा और कांग्रेस का एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। ये बात सपा भी समझ रही है और कांग्रेस भी समझ रही है। जो स्थिति सपा ने इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए उत्पन्न की, 2 सीटों को देने की बात की, उनको अनचाहा सीट यहां पर मिलता नजर आया। इसी तौर पर झारखंड और महाराष्ट्र में अगर सपा जो है वो कांग्रेस से सीट बंटवारे के बारे में सोचती है, तो क्या लगता है आपको इसका खासा असर इन दोनों जगहों पर, इन दोनों राज्यों में देखने को मिल सकता है, ये बर्ताव जो कांग्रेस के साथ हुआ है? देखिए, लोकसभा चुनाव में अगर हम जाते हैं तो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और ये जो, अगर मैं पूरी इंडी गठबंधन की बात करूं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी पता है कि अखिलेश यादव का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, तभी कांग्रेस उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सीट्स निकाल पाई। अब ये बात अगर हम बाय इलेक्शंस में देखें, अखिलेश यादव भी समझदार है, वो भी समझते हैं कि आप एक कंधे पर हाथ रख करके, यानी कि एक सपोर्ट से कब तक इतना आगे बढ़ते हैं। यही एक वजह है कि कांग्रेस की जब 5 सीटों पर मांग थी तो यहाँ अखिलेश यादव ने पहले 6 कैंडिडेट्स उतारे, उसके बाद मिल्कीपुर सीट फिलहाल होल्ड पर हो गई और उसके बाद अखिलेश यादव ने यहाँ 7वां कैंडिडेट यानी उम्मीदवार उतार दिया। अब कांग्रेस के पास ऑप्शन रहे 2। बाद में अखिलेश यादव ने खैर और गाजियाबाद की जो 2 सीटें हैं वो कांग्रेस के नाम कर दी, जो कांग्रेस को इतनी ज्यादा पसंद नहीं थी। लेकिन कांग्रेस की अगर अखिलेश यादव की मैं बात करूं तो अखिलेश यादव भी समझदारी के तौर पर ये भी एक बात को समझना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस के सर हम ये 2 सीट देते हैं तो क्या वो अपने बल पर ये सीट निकाल सकती हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी पता है कि इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, खास तौर पर खैर सीट पर। यहाँ पर एक तरह से अग्नि परीक्षा जरूर होती कांग्रेस की, अगर ये दोनों सीट वो अपने बलबूते, अपने मन पर, अपने पूरे बल पर वो सीटें हासिल कर पाती। लेकिन निकिता, समझा जा सकता है ये दोनों सीटें हासिल करना कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है, जो कि आप अपने रिपोर्ट में बार बार इस चीज को साझा भी कर रही हैं। बिल्कुल, यही एक वजह है कि अब यहाँ पर अखिलेश यादव ये भी देखना चाहते हैं कि अकेले बल पर ये कौन सी सीटें निकाल सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से हमने चुनाव देखे, हरियाणा चुनाव देखा, वहां पर काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस जरूर रहा था कांग्रेस का। और यही एक वजह है, मुझे भी लगता है हुकुम का इक्का यहाँ अखिलेश यादव इसीलिए अपना खोलते नजर आए हैं कि ये दोनों सीट निकाल के दिखाओ, क्योंकि ये भाजपा का गढ़ है और यहाँ पर खास तौर पर क्या, और अगर आप ये दोनों सीटें निकाल जाते हैं तो एक कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर और बढ़ जाएगा, क्योंकि लोकसभा में इन दोनों की जोड़ी बेहद रंग लाई थी। अब इन्हीं सपने के साथ ये बाय इलेक्शंस में भी आगे बढ़ रहे हैं और ये सपने कहीं ना कहीं जरूर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये हराएंगे। लेकिन ये सपने तब कायम होंगे जब इनका इंडी गठबंधन उसमें आपसी तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन में। हालांकि अखिलेश यादव की बात हमेशा कहते हैं कि ये हमारा आपसी मामला है और हम ये ठीक कर लेंगे, लेकिन अंदर की बात तो फिलहाल यही दोनों समझे। बिल्कुल, और राजनीति में आपसी जैसा तो कुछ निकिता नहीं होता, ये आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं।
क्योंकि उन दोनों की दोस्ती हो या दुश्मनी हो, राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं में रहती हैं हमेशा। चलिए आपके पास वापस आएंगे निकिता। शबाब हमारे साथ लगातार बने हुए। शबाब, निकिता बार बार इसका जिक्र करते नजर आई, कांग्रेस और सपा को लेकर के, सीटों को लेकर के। रवि भी इस पर जानकारी देते नजर आ रहे हैं। इस पर जरा मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगी। सपा कांग्रेस को लेकर के जिस तरह की स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, जरा उस पर आप अपनी राय दें। और साथ ही साथ बीजेपी, खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा एक्टिव मोड पर हैं, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई भी है ये, जैसा कि मैं पहले भी कह रही हूं, बार बार ये देखने को मिल रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तैयारी में नजर आ रहे हैं, वो आपको कितना सफल होता नजर आ रहा है? और देखिए, पहले अगर बीजेपी और उसके गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का जिक्र मैं करूं, तो गठबंधन दोनों पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल है। अगर यहाँ पर सपा में और कांग्रेस में सिर्फ फुटअव्वल है, तो भारतीय जनता पार्टी में भी निषाद और आरएलडी को लेकर के बहुत चिंताएं हैं। आरएलडी को एक सीट भले दे दी गई हो, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से संजय निषाद ने आंखें दिखाई हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये भले आप इसको अभी फौरी तौर पर सोचें कि ठीक है हम सीट नहीं देंगे, जाइए आप जो करना हो कर लीजिए, ये दूरगामी परिणाम। कोई भी गठबंधन में पॉलिटिकल पार्टी अपने गठबंधन के दल को नाराज नहीं करना चाहती, भले वो चाहे जितना छोटा हो, चाहे जितना बड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी भी ये बात समझती है। हालांकि भाजपा सरकार में है, वो अगर कह देगी डांट के कि चुप बैठो, हम आगे बताएंगे आपको सीट देनी है नहीं देनी, तो संजय निषाद उसके आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी वो प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। जो काम कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ कर रही है, वही संजय निषाद 2 या 1 सीटों को लेकर के दिल्ली में भाजपा के साथ कर रहे हैं। अब आप वापस लौटिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कोलैबोरेशन पे। जिन 2 सीटों को कांग्रेस को दिया गया है, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस यहां से जीत पाने में अक्षम है, वो यहां से नहीं जीत पाएगी। ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है, क्योंकि पुराना इतिहास ये बताता है कि गाजियाबाद की जो सदर सीट है और जो अलीगढ़ की खैर सीट है, दोनों ही सीटों पर पिछले 4 चुनावों से, मतलब लगभग 20 25 सालों से कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया है। 1500 2000 वोट उनके कैंडिडेट को मिलते रहे। तो ऐसे में कांग्रेस को वो सीटें दी गई हैं जो बिल्कुल जीत पाना असंभव है। कांग्रेस यही बात समाजवादी पार्टी को कह रही है कि आपने हमें वो 2 सीटें दी हैं जहां पर हमारे लिए जीत पाना मुमकिन नहीं है। गाजियाबाद की जो सदर सीट है, इस पर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी मिलकर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, तब भी हारी थी। कांग्रेस ये चाहती है कि फूलपुर सीट जो कम से कम है वो उन्हें दी जाए, वहां से प्रत्याशी को बदला जाए, या मजुआ जो सीट है वो वहां से प्रत्याशी को बदला जाए, कांग्रेस का प्रत्याशी उतारा जाए। चाहत मंसूबे सब सफल हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्योंकि गठबंधन है तो दोनों ही दल अपनी मर्जी से करेंगी। चाहते तो बहुत कुछ है, चाहते तो जीत भी हैं, लेकिन अब वो तो जनता ही तय करेंगे, वोटर्स ही तय करेंगे। चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया ये तमाम समीकरण और रिपोर्ट साझा करने के लिए। तो स्पेशल रिपोर्ट में हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने थे, जो कि ग्राउंड जीरो से ये बड़ी अपडेट और जानकारियां साझा कर रहे थे। ग्राउंड जीरो से बता भी रहे थे कि आंतरिक क्या चल रहा है पार्टी में, और किसकी पार्टी आगे किसकी पार्टी पीछे, ये जनता भले ही तय करेगी। अब देखने वाली बात होगी भाजपा अपने लिस्ट में कौन कौन से महादिग्गजों को जमीनी स्तर पर उतारती है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।